वक्ताओं का स्वागत करता हूं, जो राष्ट्रीय प्रबोधन के अवसर पर भारत के अन्य क्षेत्रों से आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब पर्यावरण प्रभाव आंकलन, जिसको EIA कहते हैं, पर विचार विमर्श करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, जो पर्यावरण और इसे प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों का सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संक्षेप में, हम राष्ट्रीय प्रबोधन मंच का उपयोग पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण के पतन की विभिन्न दुष्परिणामों पर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार से चर्चा की जा सके। EIA किसी भी परियोजना की विविध गतिविधियों का पर्यावरण के समस्त घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों, आघातों का आंकलन करने वाली, इन प्रभावों, आघातों का न्यूनतम करने, सम्मान करने की व्यवस्थाओं को जानने की एक विविध प्रक्रिया है। अब मैं आप सभी लोगों को हमारे बीच उपस्थित कुछ विशिष्ट सम्मानित अतिथियों का परिचय देना चाहूंगा। श्रीमान गोपाल आर्या जी एक प्रबुद्ध संघ प्रचारक हैं और झंडेवाला स्थित केंद्रीय कार्यालय के पूर्व संगठन सचिव हैं। RSS के लिए श्री आर्या जी का योगदान प्रेरणादायी और अद्वितीय रहा है। वो वास्तव में हमारे आदर्श तथा प्रेरक व्यक्ति हैं, जो RSS के सिद्धांत को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। श्री आदर्श कुमार गोयल जी हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री आदर्श कुमार गोयल जी एक जाने माने न्यायविद हैं और उनके अधीन बहुत से ऐतिहासिक निर्णय और अदालती फैसले हो चुके हैं। आदर्श जी का रुझान भी पर्यावरण के प्रति है और यह उसी के अंतर्गत अपना कर्म कर रहे हैं। डॉक्टर सतीश R वाटे जी अध्यक्ष प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। श्री वाटे जी का नाम विख्यात संगठन नीरी से जुड़ा है तथा वो शुरू से ही EIA संबंधित कार्यकलापों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वाटे मूलतः एक वैज्ञानिक हैं और वह CSIR नीरी के निर्देशक के पद तक पहुंचे। वह पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में विभिन्न मूल्यांकन समितियों के अध्यक्ष हैं। अब मैं विषय EIA पे आप सबके समक्ष अपना विचार रखता हूँ। EIA पर्यावरण प्रभाव आंकलन करने का एक प्रक्रिया है, जहाँ किसी भी आगामी औद्योगिक या अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए संभावित प्रभावों की पहचान की जाती है, जो वायु, जल, मिट्टी और शोर जैसे पर्यावरण के प्रमुख घटकों पर प्रभाव डाल सकते हैं। EIA मूल रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि अगर प्रदूषण का कोई स्रोत है तो उसके नियंत्रण के लिए उसके सक्षम मितव्ययी उपाय भी उपलब्ध हैं। इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा एवं आर्थिक संतुलन में समन्वय बनाए रखने की भी पुरजोर कोशिश की जाती है। धन्यवाद धीरज जी। धन्यवाद धीरज जी। अब कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं विनम्र निवेदन करूंगा श्री गोपाल आर्या जी से अपना अध्यक्षीय भाषण और इस गतिविधि की पूरे जानकारी दे कि इसकी परिकल्पना से लेकर आगे की क्या योजनाएं इसमें है। श्री गोपाल जी आर्या जी। आदरणीय आदर्श गोयल जी, चेयरमैन NGT, श्रीमान SR बटे जी, सतीश जी बटे जी और आज के हमारे अन्य मुख्य वक्ता भी हमारे साथ में हैं। हम चूंकि अपने इस पूरे आज के जो सत्र हैं, 2 सत्रों में हमारा विषय रहेगा, इसलिए अन्य जो मुख्य वक्ता हमारे साथ में बड़े वरिष्ठ लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय हम अगले सत्र में करेंगे। लेकिन अभी जो पहला सत्र है, इस पहले सत्र में हमारा ये प्रबोधन होने वाला है। 2 प्रकार का प्रबोधन होने वाला है। पहला प्रबोधन तो ये है कि हमको पर्यावरण के विषय में हमारे जितने पूरे देश भर के जो कार्यकर्ताओं की मुख्य टोली है,
बहुत ही प्रमुख कार्यकर्ता आज के हमारे इसमें जुड़े हैं, जो प्रांत स्तर के कार्यकर्ता हैं या हमारे केंद्रीय टोली में जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का दो प्रकार का प्रबोधन, एक प्रबोधन तो है कि हमको पर्यावरण के प्रभावों के बारे में क्या क्या विषय है वो हमको मिलेंगे सुनने को, लेकिन दूसरा एक जो मुख्य प्रबोधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमको 2.5 घंटे इस विषय को सुनना है। तो 2.5 घंटे सुनने का प्रबोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए सब कार्यकर्ताओं को मेरा निवेदन है कि पहले सत्र के बाद जब दूसरा सत्र प्रारंभ होता है उसमें और महत्वपूर्ण जानकारी भी हमको मिलने वाली है, इसलिए कृपया सत्र के अंत तक सब लोग बने रहें, ये आवश्यक है। अब दूसरा विषय आता है कि ये पर्यावरण गतिविधि क्या है। यहाँ से मैं शुरू करूंगा, मेरे दो विषयों के का पूरा करके मैं बात करूंगा। पर्यावरण गतिविधि को समझने के लिए सबसे पहले पर्यावरण को समझना पड़ेगा, और इसलिए उस पर्यावरण को समझते हुए कि पर्यावरण व्यक्ति जब पैदा होता है तब से शुरू होता है, पहली श्वास लेने से पर्यावरण शुरू होता है, और जब उसकी अंतिम श्वास खत्म होती है उस समय पर्यावरण होता है। इस सृष्टि की शुरुआत यदि होती है तो जल से शुरू होती है और जल प्रलय पर खत्म होती है। इट मीन्स ये जो सृष्टि की प्रारंभ से लेकर अंत तक के बीच में जो कुछ घटता है वह सब पर्यावरण है। और इसलिए इसको समझने के लिए इस प्रभावों को ऐसे समझना पड़ेगा कि आज 290 वर्ष पूर्व जोधपुर से 30 किलोमीटर दूरी पर एक अनपढ़ गांव की महिला, जो लगभग 32-33 वर्ष की होगी, वो केवल वृक्षों को बचाने के लिए अपना ही नहीं अपने 2 बेटियों का बलिदान कर देती है, अपने पति का बलिदान कर देती है, और यहीं तक भी नहीं, उनके गांव के आसपास 84 गांवों के 363 लोग इस बात से अपने आप का बलिदान कर देते हैं कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट। उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में इस बात की पढ़ाई की थी? उस अनपढ़ महिला ने कि वृक्ष को बचाने के लिए, और क्या कहती है वो एक अनपढ़ महिला अपनी भाषा में बोलती है, सिर साठे रूख तो भी सस्तो जान। सिर कटने से बाद भी यदि कोई रूख यानी वृक्ष बचा सकते हैं वो भी सस्ता है। यानी एक वृक्ष की कीमत एक बलिदान ही नहीं, पूरे परिवार का बलिदान और आसपास के गांव का बलिदान। दिस इज द इम्पैक्ट। हमारे इतिहास में इस प्रकार की है। और दूसरा इम्पैक्ट यदि विचार करेंगे तो दूसरा इम्पैक्ट है कि एक शिष्य, धौम्य ऋषि का शिष्य, पानी को देखने के लिए जाता है, बाढ़ को देखने के लिए जाता है, खेत की बाढ़ टूट जाती है, और वो आरुणी नाम का शिष्य पानी बचाने के लिए अपनी देह को, अपने शरीर को, उसको रोकने के लिए कर देता है। जल संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण ये आरुणी है, जिसने रात भर अपने शरीर को उस मिट्टी की मेड़ के साथ लगाकर पानी को बचाया। ये कहाँ से शुरुआत होती है? यहाँ से जल संरक्षण की शुरुआत। और तो और अपन भगीरथ की बात कर सकते हैं कि जो गंगा को लाने के लिए खुद नहीं, खुद के 100 पुत्रों को बलिदान का मतलब उस समय उन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया था, लेकिन गंगा को लाने के लिए जो उसका रास्ता बनाया था उसके लिए किया। और प्रकृति का एक तीसरा अंतिम इफेक्ट मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ के ऋषि महर्षियों ने, विद्वानों ने उस समय इस इम्पैक्ट को समझने के कारण हमारे जितने भी देवी देवता भगवान जिनको मानते हैं वहां पर इस प्रकार का सामंजस्य किया। हर भगवान का एक कोई पशु पक्षी उसका वाहन है, हर भगवान का कोई वृक्ष है, यानी उसकी पूजा होती है। का मतलब हमने प्रकृति को अपने जीवन में इतना अधिक एक दूसरे को मिला दिया था
उस संस्कृति को अपने जीवन मूल्यों के साथ जोड़ दिया था। ये जीवन मूल्यों को प्रकृति के पर्यावरण के साथ जोड़ने का काम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का है, और इसलिए हमने इसको 3P फॉर्मूला रखा। 3P का मतलब है कि हमको पब्लिक अवेयरनेस करना, पब्लिक पार्टिसिपेशन करना और पब्लिक मूवमेंट खड़ा करना। पब्लिक एजिटेशन की बात नहीं है, इसलिए हम पब्लिक मूवमेंट की बात करते हैं। और मूवमेंट का मतलब होता है कि जो पर्यावरण सर्वेशाम अविरोधेन की बात करता है। सर्वेशाम अविरोधेन का मतलब यह है कि जिसका कोई विरोध ही नहीं है, जहां हर जगह पर्यावरण के विषय में अनुकूलता ही अनुकूलता है, ऐसा विषय लेकर हम जन जन तक जाकर उनको अवेयरनेस करेंगे, उनको पार्टिसिपेशन करेंगे और उनको एक मूवमेंट बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए अंतिम बात है कि हम पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर और पब्लिक लेवल पर जाएंगे। मैं और मेरे घर में हम इस पर्यावरण के इम्पैक्ट को कितना बचा सकते हैं, प्रभाव को, क्या हम इसको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा मूल्य, क्योंकि देखिए पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकते, पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। उनको तो ऊपर हमारा नेचर जिसको कह सकते हैं वो प्रकृति की ही देन है। उनको हमें एक श्रद्धा के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ पर्यावरण का प्रभाव हमारे जीवन में क्या हो सकता है, धरती पर क्या हो रहा है, उसकी चर्चा हमारे सब विद्वान लोग करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे घर में क्या कर सकता हूँ, मैं समाज में क्या कर सकता हूँ, इस विषय को लेकर प्रकृति हमारा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का ये पहला प्रयोग है कि जिसके अंदर हम विद्वानों को बुलाकर हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के विषयों का प्रबोधन हो, जिससे कि वो और भी गहराई के साथ, और भी इमोशन के साथ, और भी कमिटमेंट के साथ इस पर्यावरण का जो विषय है इसमें लगे रहें। उसकी स्पष्टता के लिए हम लोग यहाँ पर आज अपने सब प्रमुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वरिष्ठ विद्वानों के माध्यम से हम ये करेंगे। इतना ही मेरा कहना है। नमस्कार, धन्यवाद सभी। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी इस भारत दर्शन और विजन के लिए। आपने संघ का एक शिक्षित कार्यकर्ता के नाते 1 मिनट पहले ही अपना बात रख दिया है। बहुत बहुत आभार। अब इस संगोष्ठी का संवाद शुरू करने वाले हैं। इसमें हमारे साथ 2 अतिथि जो है वो केवल अतिथि ही नहीं है, एक जुडिशियल व्यू पॉइंट एंड एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट इस विषय में क्या है सरलता तरीके से अपने सभी कार्यकर्ताओं के बीच ये विषय रखने के लिए मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता आज के संगोष्ठी का जस्टिस श्री आदर्श कुमार गोयल जी को। श्री आदर्श जी बॉर्न एंड बॉट अप इन हिसार, हरियाणा के पुत्र रहे। जुडिशरी में 3 हाई कोर्ट्स के जजेस रहे, सुप्रीम कोर्ट जज के नाते रिटायर हुए और 2018 में तीसरा चेयरपर्सन बने। रिक्वेस्ट नाउ जस्टिस श्री Adarsh Kumar Goyal ji for his keynote address and also enlighten us with his vast experience to our Karyakartas. Welcome, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। सबसे पहले तो जो पर्यावरण गतिविधि आपकी चल रही है उसको मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो डिस्कशन के लिए आज लिया गया है और बड़े बड़े विद्वान, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित हैं और आप सब इस काम में लगे हैं। बहुत महत्व का ये काम है।
ये आपने जैसा बताया कि हमारे यहाँ पर्यावरण का बहुत महत्व शुरू से रहा है। हम पेड़ों की भी पूजा करते रहे हैं, भूमि की भी पूजा करते रहे हैं, भूमि पूजन करते हैं। कभी भी सुबह ही उठकर जब भूमि पर पांव रखते हैं तब भी हम क्षमा याचना मांगते हैं, जल की पूजा करते हैं, वायु देवता मानते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ विचार बहुत पुराना रहा है, लेकिन बहुत से लोग या लालच के कारण या अज्ञानता के कारण ऐसे काम करते रहे हैं जिसके कारण पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया। ज्यादातर विश्व में एक जो अप्रोच, अभी आपने जो बात की, एक जो अप्रोच ऐसी रही है कि सब चीज हमारे लिए है। ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, इसको हम जैसा चाहें एक्सप्लॉइट कर सकते। आई एम द ओनर and everybody else is for me and for my benefit and I have to exploit it for my benefit। ये विचार के कारण बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ और 1972 में पहली बार ये रियलाइजेशन पूरे विश्व में हो गया। हम बहुत भयंकर होने वाला, ग्लोबल वार्मिंग एक सामने दिखाई देने लगी। और संक्षिप्त में बात करनी है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या परिणाम हो सकते हैं, वो सामने दिखाई देने। एक मोटी बात तो 1984 में भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो 3000 लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसको हम जानते हैं। उसके अलावा आज के दिन मैं किसी फिगर की ऑथेंटिसिटी को सर्टिफाई नहीं कर सकता हूं, पर ये एक सच्चाई है। बहुत से जजमेंट्स में भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी लिखा है, बहुत सी स्टडीज हुई हैं कि कितने लाख लोग हर साल भारतवर्ष में वायु प्रदूषण से या जल प्रदूषण से उनकी मृत्यु हो जाती, या कोई अस्थमा का मरीज हो गया, कोई कैंसर का मरीज हो गया, कोई लीवर प्रॉब्लम से पीड़ित हो गया। तो ये एक आम काफी बड़ा नंबर। दूसरा, काफी आयु उनकी कम हो जाती है या उनकी लाइफ में डिस्कम्फर्ट है, चाहे नॉइज पोल्यूशन के कारण। पीने का पानी सब लोगों को उपलब्ध नहीं है और ताजी हवा में सांस लेना ये सब लोगों के लिए संभव नहीं। अब हवा और पानी ऐसी चीजें नहीं है जो किसी फैक्ट्री में बने, ये कुदरत ने फ्री हमें दी हैं, और उसका बचाव कैसे हो ये एक सीरियस विषय। तो 1972 में जब सारा विश्व के लोग इकट्ठे हुए और ये विचार हुआ, तो उस समय की जो प्रधानमंत्री भारत की थी, उन्होंने वेदों में से मंत्र का एक एक्सट्रैक्ट पढ़कर बताया, और उसका मंत्र का मीनिंग ये था कि जो हम कुदरत से लें, कुदरत से हम उतना ही लें जितना कुदरत को वापस कर सके। We should be able to replenish the resources which we take from the nature, चाहे वो पेड़ की बात हो, चाहे वो दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी बात। अब उसी को ही, जो वो संस्कृत का श्लोक है, उसी का ही इंग्लिश में ब्रॉडली ट्रांसलेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वहां पर एक मुख्य मुद्दा बनाकर 1972 में, उसके बाद 1991 में, और ये विश्व लेवल पर ये अडॉप्ट किया गया कि कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, when we come in the contact of nature, नेचर को जो भी हम यूज करें तो ऐसा नहीं है कि जैसे मर्जी यूज करें, इट शुड बी सस्टेनेबल। नेचर शुड बी एबल टू सस्टेन दैट एक्टिविटी, और अगली जनरेशंस के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें।
पीने का पानी बचा रहे। अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म में कंसेप्चुअली ये दिखाया था कि 50 साल बाद क्या होगा, क्योंकि कोई सोच हमारी केवल कुछ दिन की, कुछ महीने, कुछ साल की काफी नहीं है। ये विश्व तो चलता रहना है, ये दुनिया अगर चलती रहनी है तो 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, ये जो बड़े चिंतक हैं, ऋषि मुनि भी रहे हैं, वो 100 साल बाद क्या होगा इस बात की भी चिंता करते रहे। और अब्दुल कलाम जी ने उस फिल्म में दिखाया था कि 50 साल के बाद जो लोग होंगे वो बात करेंगे कि एक टाइम था जब नल में पानी आता था, यानी 50 साल बाद नल में पानी नहीं होगा, देयर विल बी नो रनिंग वाटर। लोग कोई एक बोतल, कोई 2 बोतल पानी की खरीद के लाएंगे, उसी में स्नान करेंगे, उसी में से पानी पिएंगे, उसी में से मैनेज करेंगे। अब क्या 50 साल पहले हमने कभी पानी बोतलों में देखा था? कोई पानी बिकता हुआ देखा था? और आज कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे तो बोतल लेकर घूम रहा है, क्योंकि पानी कोई पीना सेफ नहीं समझता, उसको बोतल में से ही पानी पीना संभव लगता है। अभी जो सीपीसीबी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, आजकल हर चीज की ऑनलाइन हो रही है, हमारी बातचीत भी ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग से जो डाटा छापते हैं अपनी वेबसाइट पर, उसके अनुसार 351 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस इंडिया में है। 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज। नॉन अटेनमेंट सिटी का मतलब जहां पिछले 5 साल ऑन एन एवरेज एयर क्वालिटी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से नहीं रही। और 122 सिटीज में ऑलमोस्ट सभी मेजर सिटी आ गई और 351 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस में तकरीबन सभी मेजर रिवर्स कवर हो। और एक वो कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट पोल्यूशन इंडेक्स सेपी ये छापते हैं, जिसमें एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी तीनों पैरामीटर्स को लेके तो 100 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल एरियाज आर बियॉन्ड द सेपी इंडेक्स जो स्पेसिफाइड होना चाहिए नोन, उसको क्रॉस कर रहे हैं सेपी इंडेक्स के नोन। 4000 से ज्यादा डंप साइट्स ऑफ द गार्बेज हैं, कूड़े के ढेर, बड़े बड़े पहाड़ भी हो। तो ये तो कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं। फिर चाहे वेटलैंड साइट्स हों, चाहे रामसर साइट्स हों, इंपॉर्टेंट लेक्स हों, कोस्टल जोन्स हों और इको सेंसिटिव एरियाज हों, वो सब के अंदर बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी हो गई। अब उसका कारण क्या है, ये मिसमैनेजमेंट क्यों है? अब हमने जो सिटीज बनाई, जो हमने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, सिटीज बनाई, उसमें हमने ये व्यवस्था, इसके बारे में प्लानिंग नहीं की कि इसमें वेस्ट जो जनरेशन होगी उसका डिस्पोजल कैसे होगा, कहाँ तक जाएगा। अभी हमने दिल्ली में कई लाख हाउसेस को या कॉलोनीज को, हजारों कॉलोनीज को रेगुलराइज तो कर दिया, पर रेगुलराइज किया तो उनका सीवेज कहाँ जाएगा, इस बात की किसी के पास कोई थिंकिंग नहीं है। वो जाने दीजिए, वो नदियों में जाएगा, उन नदियों को के पानी को प्रदूषित हो जाए तो किसी को ज्यादा उसकी चिंता नहीं। तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, अभी हम इसी विषय की बात करें। बाकी तो बड़ा विषय है पर्यावरण, जैसा आपने कहा, जिस दिन से हम सांस लेना शुरू करते हैं और जब तक हमारी सांस चलती है, पर्यावरण हर समय ही रेलेवेंट रहता है। लेकिन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या है? ये हम कुछ भी चीज अगर मैनेज करते हैं, चाहे अगर ह्यूमन बॉडी है उसको भी मैनेज करना है, तो हम कहते हैं उतनी कैलोरी हम कंज्यूम करें जितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। ये भी हम बात करते हैं। कोई सर्जरी करवानी है तो वो देखें बीपी कितना है, शुगर लेवल कितना है, एनेस्थीसिया दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मतलब ये है कि कुछ भी एक्टिविटी अगर हम करने जा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है उसको पहले असेस करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कोई एक्टिविटी को सस्टेन कर सकें, ये बैलेंस रखना चाहिए। तो इम्पैक्ट का असेसमेंट पहले से ही कर लीजिए। कोई एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी पहले करें, फिर जो होगा देखा जाएगा।
अगर कोई मेडिसिन भी लेते हैं उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, डॉक्टर पहले सोचता है अच्छा ये इंजेक्शन लगा दें, वो तो ठीक है, ये बीमारी तो दूर होगी पर दूसरी कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये ठीक है। अब हमारे सामने विषय ये है कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। हमारी कंट्री में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सबको काम मिलना चाहिए, बहुत जरूरी काम, क्योंकि काम नहीं मिलेगा बेकार आदमी तो एक न्यूसेंस होगा सोसाइटी में, क्राइम भी बढ़ेगा, वो गलत काम भी करेगा। सबको काम लगा कर रखना बहुत आवश्यक है, नंबर एक। नंबर टू, हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन में 40 to 50% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब ये है कि उनको सफिशिएंट जो उनकी मिनिमम नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो वो नीड्स पूरी करने के लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऐसा करना। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बेस्ट रहेगी जिसमें सबको काम भी मिले और सबकी मिनिमम जरूरत भी पूरी हो, ये तो एक विषय इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आमतौर पर यह समझा जा रहा है कि अभी कुछ भी करके हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाएं, उससे ही सभी रास्ते निकलेंगे। ये एक बड़ा मेजर पॉलिसी डिस्कशन इस पर रिक्वायर्ड है कि क्या ऐसे रास्ते हों जो सस्टेनेबल हों। सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, वेल्थ जनरेशन कर दी, बट वेल्थ जनरेशन इज रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ और पब्लिक हेल्थ, तो वो वेल्थ जनरेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो एनीवे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये एक जो वर्ड्स हैं, इनको कॉमन सिंपल भाषा में बात करें तो कौन सी चीज है जिसका नुकसान ऐसा नहीं होगा कि ये जनरेशन की जरूरतें भी पूरी हों और अगली जनरेशन के रिसोर्सेज खत्म भी ना हो। ये एक मोटे तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। या अगर कहें कि मेरी एक्टिविटी, मुझे बिजनेस करना है, मैं अपने बिजनेस के लिए अपनी एक्टिविटी करूं, लेकिन अब मेरे बिजनेस एक्टिविटी के कारण दूसरे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम, उनके पीने का पानी खत्म ना हो, उनको एक असुविधा ना हो, मेरी किसी गतिविधि से दूसरे को असुविधा ना हो, ये अगर हमें विचार करना हो तो इसके लिए इसके बहुत से आयाम हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। एक आयाम कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पहले से ही ऐसी प्रिकॉशंस ली जाएं जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, पहले से ही एंटिसिपेट किया जाए कि क्या इसका इंपैक्ट हो और उसके लिए जो सेफ गार्ड्स अडॉप्ट करने वो किए जाएं। तो टेक्निकल भाषा में एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी जिसका इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर हो सकता है, उसको पहले से क्या इंपैक्ट होगा ये असेस करके उस पर शर्तें लगा दी जाएं कि आपके इस एक्टिविटी का इंपैक्ट ये होगा, इसलिए पहले से ही आप इस इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टेप्स उठाइए। मान लीजिए आपकी एक्टिविटी से धुआं निकलेगा, तो उस धुएं को आप कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको उठाने। मान लीजिए आपकी एक्टिविटी से हैजर्डस केमिकल निकलेंगे, तो उन केमिकल्स को कहाँ लेकर जाया जाएगा उसका, ताकि उसका एडवर्स इंपैक्ट एयर, वाटर और सॉइल पर ना हो। तो एक्टिविटीज को कई कैटेगरीज में बांटा गया है। ग्रीन कैटेगरी है, व्हाइट कैटेगरी है, जिनका इंपैक्ट एडवर्स नहीं है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऑरेंज कैटेगरी है, रेड कैटेगरी है, जिसमें हैजर्डस एक्टिविटीज हैं जिनका इंपैक्ट एडवर्स हो। और उसमें से भी कुछ कैटेगरीज अब इस तरीके का व्यवस्थाएं की गई हैं, कानून बनाए गए हैं। जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले 1972 में जब वर्ल्ड समिट हुआ और उसके बाद इंडिया में भी बहुत से कानूनों में परिवर्तन हुआ। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बना 1974 का, जिसमें हमने हर स्टेट में पोल्यूशन बोर्ड्स बनाए और सेंटर में सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बनी। उसके बाद एयर एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 का बना। उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986
और उसमें रूल्स बने जिसमें हर तरह के स्टैंडर्ड्स हमने ले डाउन कर दिए, हर तरह की अथॉरिटीज डिफाइन कर दी, कौन सी अथॉरिटी क्या काम करेगी, उन स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करेगी। लेकिन केवल कानून बना देना वो काफी नहीं है। कानून इन्फोर्स करने की मशीनरी जितनी इफेक्टिव चाहिए और लोगों की प्रतिबद्धता उस कानून को मानने के लिए चाहिए, वो ना होने के कारण जितने भी कानून बने हैं सब कानून बनने के बाद, सब कोर्ट्स बनने के बाद, कोर्ट्स के डिसीजंस होने के बाद भी स्थिति हमारी काफी सीरियस है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में स्टैंडर्ड्स ले डाउन करे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में रूल्स भी बने, अथॉरिटीज भी बनी, अलग अलग विषयों की अलग अलग अथॉरिटीज बनी, कोस्टल जोन्स के लिए भी अथॉरिटी बनी, और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक रिजीम जो आज के दिन ऑपरेटिव है, अभी दूसरा रिजीम बनने जा रहा है इसलिए ज्यादा डिस्कशन हो रही है, वो 2009 में 14 सितंबर 2006 की नोटिफिकेशन में हाँ जी जी क्षमा प्रार्थी है सर, किसी ने अनम्यूट किया। तो 2006 की जो नोटिफिकेशन, उसमें शेड्यूल में बहुत सी एक्टिविटीज की लिस्ट बनाई गई है शेड्यूल में कि ये एक्टिविटी के लिए आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बिना, उसको ईसी बोलते हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस, जब तक ये नहीं होगी, ईसी जब तक नहीं होगी आप ये एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकते। तो ये एक रेगुलेटरी रिजीम है जिसमें ईसी देने के लिए उसकी क्या प्रक्रिया होगी वो उसमें लेट डाउन है। ईसी कोई ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपको तुरंत मिल गया। आप जब ईसी करेंगे उसमें भी 3 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स बनाए गए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्पैक्ट दैट कैन पॉसिबली हैव। बड़े प्रोजेक्ट्स जिसको ए कैटेगरी के करते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इवेल्युएट करती है। आप एक एप्लीकेशन देते हैं, उसमें प्रोजेक्ट बनाकर देते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होगा, पहले आप खुद उसको एक रिपोर्ट बनाकर देते हैं कि पानी के ऊपर ये प्रभाव होगा, हवा के ऊपर ये प्रभाव होगा, वाइल्ड लाइफ के ऊपर ये होगा, फॉरेस्ट पर ये होगा, सॉइल पर ये होगा, ये सारा क्या गतिविधि होगी, क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, उस एक्टिविटी का क्या क्या इम्पैक्ट होगा, पहले आप बनाकर देते हैं। फिर एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी उसको असेस करती है ये ठीक है या नहीं। अगर होगा कोई इम्पैक्ट एडवर्स होगा तो उस एडवर्स इम्पैक्ट के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, वो सफिशिएंट है या नहीं, या एडिशनल कदम उठाने चाहिए, उस तरीके से वो उसको लिखकर तब आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाती है या नहीं मिलती है, उसकी शर्तें लग जाती हैं। एक सबसे बड़ा कंपोनेंट बड़े प्रोजेक्ट्स में है पब्लिक हियरिंग, उस एरिया के लोगों को भी सुना जाता है। जो अगर आप में से जो भी लोग कार्यकर्ता हैं उनका बहुत बड़ा योगदान इस प्रोसेस में रहता है कि ये सवाल उठाना कि उसका इम्पैक्ट पब्लिक पर क्या होगा और उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए या उनको क्या रिलीफ मिलना चाहिए, जिसको R&R कहते हैं, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द अफेक्टेड पर्संस। तो ये एक जो बड़े प्रोजेक्ट्स ए कैटेगरी के हैं। B1 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टेट लेवल पर होते हैं, लेकिन उनका एक कॉम्प्लिकेटेड सब प्रोसीजर होता है इंक्लूडिंग पब्लिक हियरिंग। और उसके आगे है बी कैटेगरी जिसमें सिंपलर प्रोसेस है कि आपने जो डिक्लेरेशन दे दिया वो चेक तो कर सकते हैं, पर नॉर्मली उसको चेक नहीं करते, उसी को मानकर ईसी दे देते। उसके बाद भी उसमें शर्तें होती हैं कि वाटर एक्ट और एयर एक्ट में कंसेंट टू एस्टेब्लिश CTE और कंसेंट टू ऑपरेट CTO ये आपको लेना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सी शर्तें रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये सब शर्तें लग गई, वो कागज में सब शर्तें लगी हैं, लेकिन उनका कंप्लायंस नहीं होता है। और जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है उसके पास आज के दिन ऑफिशियली उनकी ये डिक्लेरेशन है कि वी डोंट हैव सफिशिएंट कैपेसिटी टू मॉनिटर द कंप्लायंस ऑफ द कंडीशंस फॉर EC। यानी आज के दिन ये है कि 5 साल में एक बार उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, यानी तब तक आप चलते रहिए, जो मर्जी उसका इम्पैक्ट होता जाए, तो उसकी कोई चेकिंग नहीं हो सकती। स्टेट पोल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, उनकी बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी होने के कारण जो जितना परिणाम निकलना चाहिए, जितना कंट्रोल होना चाहिए,
सेल्फ रेगुलेशन की भी फेल्योर है, कहां तक, बहुत बड़े लेवल तक, और जो आउटसाइड रिजीम है उसकी भी इन्फोर्समेंट में काफी बड़ी कमी है। तभी डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में आते हैं कि साहब ये देखिए, ये कानून बन गया है, ये ईसी मिल गया, ये ईसी इनको नहीं मिलना चाहिए। अगर ईसी मिल गया है तो ईसी की शर्तों का पालन नहीं हो रहा है, इसके कारण से सारा जो दूषित पानी है, केमिकल वाला पानी है, पोल्यूटेड वाटर है, ये नदी में जा रहा है, लेक्स में जा रहा है, तालाब में जा रहा है, इसको रोकिए। हवा में जा रहा है, उसके कारण लोग मतलब एक पोल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे हैं, उसके कारण से लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। अगर ये प्लांट्स बन गए हैं जिसमें बिजली पैदा हो रही है, बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशंस बन गए हैं, प्लांट्स बन गए, और उनमें से जो कोयला यूज हो रहा है उसकी जो राख बच जाती है बिजली बनाने के बाद, वो राख इकट्ठी हो गई है, वो राख वाटर बॉडीज में जा रही है, राख हवा में उड़ रही है। तो ये बड़े बड़े विषय आते हैं। अब हमारा सिंपल इशू जो आज का, हम उस पर अगर देखें तो आज हमने रखा है इसकी आवश्यकता क्या है। मैंने अभी मोटे तौर पे आपको बताया कि ये अगर आप नहीं करेंगे, इम्पैक्ट की असेसमेंट अगर नहीं करेंगे, और या तो काम करने वाले जो इंडस्ट्री लगाने वाला है उस पर छोड़ दीजिए कि आप एनवायरनमेंट को वायलेट मत करिए, उतना ही काफी है, या आप थर्ड पार्टी को, किसी अथॉरिटी को एक असेसमेंट, इंडिपेंडेंट अप्रेजल, पब्लिक हियरिंग ये जरूरी है या नहीं। तो ये जो आपको बताया है, अगर ये नहीं करेंगे तो ये जो एक सेफ गार्ड है वो सेफ गार्ड खत्म हो जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, यही इसकी नीड है। लेकिन अब चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों हम इसको हटाना चाहते हैं, और अभी जो नया रिजीम प्रपोज्ड है उसमें इसको रिलैक्स करने की, ये एक दोनों तरफ की एक लड़ाई चल रही है, एक टाइप की लड़ाई चल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं इम्पैक्ट असेसमेंट को और स्ट्रिक्ट करिए, कुछ लोग कह रहे हैं इसको रिलैक्स करिए, नहीं तो बिजनेस करना मुश्किल है। कहाँ उलझे रहेंगे आप, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लगाने में ही, लेने में ही आपको सालों साल लग जाएंगे, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और बहुत से लोग आकर बीच में बिना किसी रीजन के भी डराएंगे और झूठे क्लेम करेंगे कि साहब इसके कारण तो नुकसान होगा, और जो एक्टिविटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू नहीं हो पाएगी, और कोई लोग मूवमेंट चला देंगे, कोई लोग एजिटेशन चला देंगे, मोटिवेटेड रीजन से एजिटेशन चला देंगे, और वो एक्टिविटी नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी, इंडस्ट्री और बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा। तो ये एक दूसरा पक्ष है। एक पक्ष ये है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक हेल्थ को बचाना। दूसरा पक्ष ये है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को आगे बढ़ाना। तो ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग जो वैल्यूज और राइट्स हैं उनको कैसे बैलेंस करना, ये इम्पैक्ट असेसमेंट का मुख्य कारण और मुख्य आवश्यकता है, और ये उसकी इम्पोर्टेंस। और आगे कैसे चला जाए, ये बैलेंस अगर आप बना सकते हैं तो रिजीम कोई भी हो, आज के रिजीम सब है, प्रायर क्लियरेंसेस भी रिक्वायर्ड है, प्रायर ईसी भी रिक्वायर्ड है, पर जैसे मैंने आपको बताया है कि इम्पैक्ट असेसमेंट हो गई और ईसी दे दिया, बट ईसी में सिर्फ आपने शर्तें लगा दी कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप दूर कर दीजिए और हम आपको ईसी दे रहे हैं। तो जो असेसमेंट हुआ उस असेसमेंट की कोई इफेक्टिव कोई रेमेडी उससे नहीं हुई, लेकिन शर्तें लग गई हैं जिन शर्तों की मॉनिटरिंग 5 साल तक नहीं हो रही। और आज के दिन अब ये कहना है कि कोविड के बाद इकोनॉमी को इतना नुकसान हुआ है कि एक्टिविटी को रिलैक्स किया जाए, हर एक्टिविटी को बिना इम्पैक्ट असेसमेंट के छूट दे दी जाए, वो ज्यादा से ज्यादा छूट दे दी जाए, ये एक पक्ष भी चल रहा है कि अगर आप सिर्फ शर्तें लगा रहे हैं उसके बजाय आप सिर्फ इतना ही कहिए, इस प्रोसीजर को डिस्पेंस विद करिए, लेकिन ये शर्त लगा दीजिए कि पर्यावरण की शर्तों का पालन किया जाए। इतना कह दिया है आपने, अल्टीमेटली अब जो आज ईसी दे रहे हैं, इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करके भी सेफगार्ड तो आज भी नहीं है। आज भी ईसी दे रहे हैं और वो अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, जैसे हम टैक्स में भी करते हैं कि सेल्फ असेसमेंट पे चलिए, आप खुद बताइए कि आपकी इनकम कितना है, उतना आप टैक्स दे दीजिए,
ये आईटीओ अगर बीच में आएगा तो वो कुछ उसका ज्यादा लाभ नहीं होगा। अब ये एक बड़े बड़े एक सीरियस डिबेटेबल इश्यूज हैं और इसके बेनिफिट और हार्म्स दोनों हैं। लेकिन अगर आप छूट दे दें, अगर कोई पुलिसमैन सड़क पर नहीं खड़ा है तो ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये एक मैटर ऑफ ओपिनियन है। सर्टेनली दिस इज एन आइडियल सिचुएशन कि कोई पुलिसिंग की आवश्यकता ही ना हो, कोई पुलिस की जरूरत ना हो, अगर लोग अपना सेल्फ डिसिप्लिन रखें। तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, चाहे रेड कैटेगरी हो, ऑरेंज कैटेगरी हो, अगर वो अपना डिसिप्लिन रखें तो देयर इज नो प्रॉब्लम। और अगर आप इम्पैक्ट असेसमेंट किए बिना ईसी दे दें और ये कह दें डिसिप्लिन रखें और डिसिप्लिन मेंटेन हो गया तो नो प्रॉब्लम। और अगर आप इम्पैक्ट असेसमेंट करके जो कंडीशंस लगा रहे हैं और वो कंडीशंस को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो भी उतना ही है। अभी पिछले 1 साल में ही काफी बड़े बड़े ब्लास्ट हो गए हैं, काफी लोग मर गए हैं, क्योंकि ईसी कईयों के पास था भी और कईयों के पास नहीं भी था। तो दूसरा विषय ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कितना है और इम्पैक्ट असेसमेंट कितना सीरियसली किया गया है और उसके बाद मॉनिटरिंग कितना, और क्या हमारे पास इतनी इफेक्टिव गवर्नमेंट मशीनरी है जो इसको मॉनिटर कर सके। तो ये मोटा मोटा पहलू मैंने आपको बहुत शॉर्टकट से, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैंने आपके सामने रखा है। और कुछ प्रश्न उत्तर भी हो सकते हैं, अगर कोई किसी के माइंड में प्रश्न है तो वो भी कर सकते हैं, और समय की भी सीमा मैं सामने रख रहा हूँ। तो अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस संक्लिष्ट विषय को बहुत सरल तरीके से कार्यकर्ताओं के सामने रखने के लिए। आपने सही मायने में इस कार्यशाला में संवाद स्थापित करने की कोशिश की। आपने बात की समग्र विकास और स्थायी विकास और अपने देश की परंपराएं, उसमें क्या मान्यता रही, और आपने बात की फाइट रिलियन इकोनॉमी वर्सेस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की। आपने बात की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वर्सेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इसमें हमें किस राह पे चलना चाहिए, वो मिडवे कौन सा होगा जो देश को भी आगे ले जाएगी और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। क्या हमें अपने भारत के पुराने पद्धतियों में ऐसे कुछ मिल सकते हैं क्या। तो ये बहुत ही आई थिंक जो मूट क्वेश्चन था, जो भी कार्यकर्ताओं के मन में चल रही है, उस विषय को आपने बहुत सरल तरीके से रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र के अंत में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। तो सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहे हैं तो आप जरूर चैट बॉक्स में प्रश्न टाइप करें, ताकि हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि इसको संबोधन करें। सर, आपको हर्ष होगा ये जानते हुए कि लगभग 120 ऐसे सीनियर कार्यकर्ता पूरा देश भर में जो पर्यावरण संरक्षण के गतिविधियों में जुड़े हुए, वो सब लोग इस वेबिनार में शामिल है। और इस वेबिनार के बाद सीरीज ऑफ एक्टिविटी के माध्यम से इसको समाज तक ले जाने का प्रयास पीएचडी कर रही है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि दूसरा व्यू पॉइंट पे क्या इस विषय पे साइंटिफिक कम्युनिटी का क्या मानना है। जैसे कि डॉक्टर सतीश वाटे जी हमारे बीच में है, इम्पैक्ट असेसमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में इस विषय को देखते हैं। मूलतः डॉक्टरेट है बायोकेमिस्ट्री में नागपुर यूनिवर्सिटी से, और बहुत सारे विषयों पे उनका काम है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो काम कर चुके हैं, और इस विषय में उनको एक्सपर्ट माना जाता है। तो मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर सतीश वाटे जी से कि 15 मिनट में अपना विषय रखें और उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सतीश वाटे जी। नमस्कार गोपाल जी, आदर्श कुमार जी और मेरे सभी वैज्ञानिक साथी और हमारे सभी कार्यकर्ता। अभी हमारे सामने आदर्श कुमार जी ने बड़ी संक्षिप्त में इसका एक पहलू रखा कि इम्पैक्ट असेसमेंट का निर्माण क्यों हुआ, ये कायदा क्यों बना और इस कायदे में कैसा उसको डाला गया, कानून क्यों बनते हैं कि लोग उससे यदि भटक जाते हैं। तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि इम्पैक्ट असेसमेंट की मूल विचारधारा ये कहाँ से शुरू हुई, और इसे समझना हमारे सभी साइंटिफिक कार्यकर्ता
को बहुत जरूरी है कि ये पहले समझ ले कि हमारी पर्यावरण की डेफिनेशन क्या है। इम्पैक्ट असेसमेंट तो बहुत बाद में आता है। पर्यावरण की डेफिनेशन में जब हम बात करते हैं तो हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, निसर्गो देवो भव, निसर्गो रक्षिति रक्षता, ये मंत्र हम पढ़ते आ रहे हैं। आप पर्यावरण की रक्षण करो, पर्यावरण आपके रक्षण करेगा। हम अभी बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यावरण संवर्धन, ये भी एक बात हमारे मन में आनी चाहिए कि कंजर्वेशन के साथ साथ उसका प्रमोशन भी कैसा होना चाहिए ताकि एक संतुलित पर्यावरण जो हमारे लिए काम में आ सके। कोई भी साइंटिफिक स्टडी जब हम करते हैं तो उसका साइंटिफिक आधार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका बाद में पालन हो। अभी हमारे वक्ता ने बताया कि हमारी ईसी ग्रांट होती है। ये ईसी तो बहुत बाद में आती है, पहले एक डॉक्यूमेंट बनता है और इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ईसी ग्रांट होती है। बट इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई भी गतिविधि आप चलाते हो तो उसका पालन होना बहुत जरूरी है। जैसे हम इंडस्ट्री का प्रोसेस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम उसका डीपीआर बनाते हैं, ये पर्यावरण का इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी उसी का डीपीआर ही है जो हमें बाद में उसका पालन करना है। ये हम भूल जाते हैं। हमारे लिए ये बात बड़ी, हम भूल गए कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी। एवरीथिंग इज देयर एज फार एज द नीड ऑफ ए पर्सन इज देयर, बट नथिंग इज देयर फॉर ए ग्रीड, ये हमारे महात्मा जी ने कहा था। अब मैं पर्यावरण की साइंस और इंजीनियरिंग के दो पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा। पूरा स्टडी जब होता है तो उसमें दो मुख्य पहलू होते हैं, एक साइंस स्टडी होती है और फिर एक इंजीनियरिंग स्टडी होती है जो इंटरवेंशन के तौर पर आती है। इसीलिए इम्पैक्ट असेसमेंट, ये मैं मानता हूं ये मदर ऑफ R&D है। ये सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है और उसका आधार बनती है कि आगे क्या किया जाए। आदमी, जैसे बताया गया कि बचपन से सांस लेते हुए आदमी होता है। एक छोटी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग रोज सांस लेते हैं, करीब करीब 3 सिलेंडर ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं। 3 सिलेंडर ऑक्सीजन यदि हम रोज कंज्यूम करते हैं तो यदि हमारी उम्र 70 साल की मानी जाती है तो हमने इस पूरे जिंदगी में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया और इसका भुगतान कहाँ किया? हमने इसका भुगतान कभी नहीं किया। ये हमारे लिए निसर्ग की देन है। तो अभी हम ये बात करते हैं कि पर्यावरण के हम लोग इंजीनियरिंग में जो कंपोनेंट मानते हैं, उन कंपोनेंट का स्टडी सही मायने में होता है क्या? यदि स्टडी का आधार ही गलत हो तो स्टडी क्या काम की? और जिस आधार गलत हो वो रिपोर्ट भी कोई काम का नहीं, और जो रिपोर्ट ही सही नहीं हो उसके ऊपर इसी क्या मिलेगी? ये देखना है कि आप इसको समझ ले। पहले मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ये थोड़ी इस बात पर ध्यान दें। पर्यावरण के हम 5 प्रमुख इंजीनियरिंग कंपोनेंट मानते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर, दूसरा कंपोनेंट है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा कंपोनेंट है लिथोस्फीयर, चौथा कंपोनेंट है जियोस्फीयर और पांचवा कंपोनेंट है बायोस्फीयर। आप समझ ले इसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये सब पांचों कंपोनेंट एक सूत्र में बने हुए हैं, एक साथ समन्वय में है। हम लोग समन्वय बहुत अच्छा जानते हैं क्योंकि हमारी समन्वय समिति की जब बैठकें होती है, बहुत हमारे इतने सारे गतिविधियां है, उसमें हम समन्वय लाना चाहते हैं। मैं विदर्भ प्रांत के विज्ञान भारती का अध्यक्ष भी हूँ और मैं इस नाते बहुत बार समन्वय बैठक, जो बहुत बार सबसे आला अधिकारी सरसंघ चालक जी भी कभी कभी एड्रेस करते हैं हमें। तो ये चीज ध्यान रखिए कि हमें समन्वय इनमें समझना है, और इस समन्वय में यदि कहीं छेद आ जाता है, कहीं टूट जाती है कड़ी, तो पूरी कड़ी बिखर जाती है। ये माला जैसी श्रृंखला, इसे बांध के रखना पड़ता है। अब जब हम पर्यावरण के एक कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे हमने एटमॉस्फेयर की बात की, तो ये हमें समझना जरूरी है कि क्या एटमॉस्फेयर में होने वाली गतिविधियां, उसका बाकी कंपोनेंट पर क्या असर है। और आप ये ध्यान रखिए कि पांचों के पांचों कंपोनेंट दाता भी है, यानी रिसोर्स भी है, और साथ ही साथ समाविष्ट करने की क्षमता भी है। अभी हमारे सामने आदर्श कुमार जी ने सस्टेनेबिलिटी की जब बात कही, तो जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास सपोर्ट सिस्टम जो हमारे रिसोर्स है,
और एसिमिलेशन पोटेंशियल जो हमारी पर्यावरण में आने वाले प्रभाव को समाविष्ट करने की जो क्षमता हर कंपोनेंट में, उसका गतिविधियों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। समय से ज्यादा, समय से पहले हम कहते हैं समय से पहले और नसीब में नहीं रहा तो मिलता नहीं, वैसे पर्यावरण का भी है। उसकी क्षमता को जानो, उस कंपोनेंट को आपको समझना है कि इसकी ताकत क्या है। जब आप रिसोर्स की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या रिसोर्स मिलता है हमें, उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, उससे हम नाइट्रोजन लेते हैं, और हम उन्हें क्या भेजते हैं, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड भेजते हैं, उसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड भेजते हैं, उसमें हम नाइट्रोजन ऑक्साइड भेजते हैं। तो हमारा मेजर रिसोर्स ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कंजम्पशन पर जब हम बात करते हैं तो साइंस ने ये जान लेना चाहिए कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किए और कितना कार्बन डाइऑक्साइड भेजे। जो अभी सर जी कह रहे थे कि हमारी क्लाइमेट चेंज और हम इसके ऊपर में कमिटीज बनी है, उसके ऊपर में देश भर विदेश में चर्चा होती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है। इसका मूल मुद्दा क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब मैं यदि ऑक्सीजन कंजम्पशन को किस मात्रा में कम करूं, तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन भी उसी मात्रा में कम करनी है। दूसरा हमारा रिसोर्स जो है, हम ऑक्सीजन तो लेते ही है, इस ऑक्सीजन को हम क्या बना के भेजते हैं, और क्या हम ये जानते हैं कि इस ऑक्सीजन को वापस ला सकते हैं क्या? ये कौन लाएगा? ये लाएगा हमारे पास बायोस्फीयर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो हमारे वृक्ष है। वृक्ष हमारे मित्र है। अब इसको यदि वृक्ष को यदि उन्होंने कहा, गोपाल जी ने बताया कि उस जो स्त्री ने, वो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्ञानी स्त्री थी। उसे हमारी संवैधानिक भाषा में वो अनपढ़ होगी भी, मगर वो जब सबसे ज्यादा विचारक थी कि जिसको मालूम था कि वृक्ष बचाओ और उसके साथ ही हम हमारा पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण कर सकते हैं। तो यदि इस ऑक्सीजन की मात्रा जिस मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, उस मात्रा में यदि हम लौटा नहीं सकते, तो हमें इसे कंज्यूम करने का अधिकार है क्या? ये पहला अध्ययन होना चाहिए। हमारे सबसे मुख्य देवता जो है सूर्य देवता को हम आराधन करते हैं, उससे हम पूरी एनर्जी लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सूर्य देवता से मिली हुई एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। एक डायरेक्ट एनर्जी मिलती है और दूसरी एनर्जी हमें मिलती है वो बायोस्फीयर के माध्यम से मिलती है। अब आप देखिए कि एटमॉस्फेयर का डायरेक्ट रिलेशनशिप अपने बायोस्फीयर से कैसा आ गया, उसमें बाद में आते हैं। दूसरा कंपोनेंट है हमारा हाइड्रोलॉजी। अब हाइड्रोस्फीयर में हमने जल देवता की बात तो करते ही है, आपो ज्योति रसमुत्तम ब्रह्म भूर्भुवः सर्वम करके हम उसको प्रणाम करते हैं, उस जल को देवता मानते हैं और उसी जल को उसी ताकत से खत्म करने की भी बात करते हैं। उसको कंज्यूम करने में अपन कोई भी कस नहीं छोड़ते और उसे खराब करने भी हम सबसे आगे बनना चाहते हैं। हमारी पवित्र नदी गंगा जी की हम बात करें, अब देखें, अब इस अवसर पर जब हमने गंगा जी में पहले स्टडी करते थे तो और अभी स्टडी करें तो गंगा जी का स्तर, क्योंकि गंगा जी की निर्मल धारा और अविरल धारा के माध्यम से ही स्रोत को चलने देने से गंगा जी आपको काफी साफ नजर आ रही है। अब यदि मैंने उसकी एनवायरमेंटल फ्लो की स्टडी नहीं की, उसमें लगने वाली मिनिमम फ्लो की बात नहीं की मेरे प्रोजेक्ट में, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब नदी की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, तो अभी आदर्श कुमार जी जानते हैं रिप्लेनिशमेंट स्टडीज की बात करते हैं। रेत कितनी निकालोगे, जितनी बनती है। नहीं निकालोगे तो भी प्रॉब्लम है, निकालना जरूरी है। ज्यादा निकालो तो प्रॉब्लम है, तो उतनी निकालो जितनी वहां बनी है। ये है असली मानों में सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट। अब जब हम जल की बात करते हैं तो हम वहां से पानी लेते हैं। रिसोर्स क्या बना? पानी रिसोर्स बना। मैं ये इसलिए सिंपल करके बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता ये जाने कि इसके जड़ तक कैसे जाए। प्रबोधन करना बहुत जरूरी, क्योंकि लोगों में पब्लिक हियरिंग में जब जाते हैं तो पब्लिक हियरिंग में आपको ये बातों को लोगों के ध्यान में ला देना है कि पर्यावरण के साथ जुड़े रहते रहते डेवलपमेंट के साथ भी कैसे जुड़ना है और कैसे उनको जुड़ाना है, ये भी हमें प्रबोधन करना है। तो जब हम जल स्रोत की बात करते हैं कि वाटर एज अ रिसोर्स, क्या हम उसको क्वांटिफाई करते हैं हमारे रिपोर्ट में? क्या हम ये जानते हैं कि उसमें एनुअल रिचार्ज कितना है? क्या हम ये जानते हैं कि 100 साल में इसमें फ्लडिंग क्या हुई है? क्या हम जानते हैं कि इसमें पानी देने की क्षमता कितनी है? क्या हम उस क्षमता से ज्यादा ले रहे हैं या क्षमता के माध्यम से ले रहे हैं और क्षमता से कम ले रहे हैं? अब दूसरी बात आती है कि इसी जल में हम छोड़ देते हैं। हम लोग तो कहते हैं सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति, ऐसा हम कहते थे। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सागर में तो उसने जाना ही है। जब जाना है तो उसने कौन से मात्रा में जाना है, कैसी क्वालिटी में जाना है, ये हमने बात करनी है। तो हम जब स्टडी करते हैं तो हमने ये देखना है कि इसमें से जल कितना निकाला गया,
और इसमें कितना जल छोड़ा जा रहा है और छोड़े जाने वाले जल में और लिए हुए जल में क्वालिटी की क्या मात्रा है। जब हम लोग खाना खाते वक्त, जब लोग हम यज्ञ करते वक्त संविधा, उसकी मात्रा, उसके सब यज्ञ सामग्री की बारकाई से जानकारी करते हैं, तो जब हम हमारे इस यज्ञ में जब पानी और अन्न डालते हैं तो क्या हम उसकी समीक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या हम लोगों को जो पीने का पानी है उस पीने के पानी में कोई घटक डाल रहे हैं? तो घटक क्या डाल रहे हैं ये हमको उसका अध्ययन करना। ये सब साइंस की बात कर रहा हूं मैं, इंजीनियरिंग थोड़ी बाद में आती है। जब हम तीसरे कंपोनेंट में आते हैं लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में तो बहुत बड़ी भगदड़ मचती है। जमीन की मात्रा करते हैं हम। जब जमीन पर आते हैं तो जमीन हमारी खेत उपजाऊ जमीन है, हमारी वन जमीन है, हमारे लोग वहां रहते हैं। तो जब हम जमीन का अधिग्रहण करते हैं तो देखना चाहिए कि कम से कम खेत जमीन, कम से कम वन जमीन और कम से कम वो जमीन जहां पर लोग अभी से रह रहे हैं उसका अधिग्रहण होना चाहिए। और जो लोग रह रहे हैं कि उनका आपने स्थापन कैसा कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन की जो बात कह रहे थे वो कैसे कर रही है, उन्हें क्या वही मिल रहा है जो उन्हें चाहिए था? नहीं तो हमने नदी के किनारे, समंदर के किनारे में जो हमारा मछली वाला समाज है उन्हें हमने पहाड़ों पे डाल दिया तो वो कहीं के नहीं रहे। खेत में लगने वाली जो उपज है वो वन में नहीं बनती और वन में जो है वो खेत में नहीं बनती। उसकी अवस्था त्रियातीत हम बोलते हैं कि उसकी अवस्था, उसका काल, उसका क्या क्या होना चाहिए हमको मालूम होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें लिथोस्फीयर की बात होती है। जमीन की मृदा की क्वालिटी क्या है, क्या ये जमीन सपोर्ट करती है कि नहीं, इस जमीन को क्या एसिमिलेट करने का पोटेंशियल है कि नहीं, क्या इसमें गौचार जमीन है कि नहीं, इसकी बात होनी चाहिए। जब हम चौथे कंपोनेंट में आते हैं जो जियोस्फीयर है, ये हमारा मुख्य स्रोत है। कोल की बात करें वहां से कोल मिलता है, मिनरल की बात करें वहां से मिनरल चलता है। अब जब इसको निकालते हो तो तुम आप उसको एक स्थिति से निकालकर जब जमीन पर लाते हो तो इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में तो पूरा अध्ययन होना ही चाहिए। और ये अध्ययन यदि सही मात्रा में नहीं हुआ तो कोई क्वांटिफाई नहीं कर पाएगा। इंपैक्ट असेसमेंट की डेफिनेशन पर अब आता हूं। इसकी डेफिनेशन हम जो क्लासिकल डेफिनेशन कहते हैं, इट इज टू आइडेंटिफाई, quantify and mitigate potential environmental impacts due to any development activity through an act of identification of impact through a proper baseline environmental study, quantification of impact through quantifying by predictive model studies, and mitigation by intervening technologies, engineering solutions to minimize the impacts, to mitigate the impacts, and if required to completely eliminate the impacts. The technology must be all inclusive, not only remediation, it should be preventive first. जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन उसी बेसिस पे आया है। पोल्यूशन पोटेंशियल के आधार पर हमने सेक्टर बनाया और उस आधार पर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स पे प्रिकॉशनरी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, प्रोसेस इनोवेशन क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोसेस में लाओ, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंट्रोल में लाओ, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन उसके बाद रेमिडिएशन वाला। रेमिडिएशन शुड बी द लास्ट सॉल्यूशन। वो घटना न घटे तो अच्छी, रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी शुड आल्सो बी देयर। तो ये जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसका हम क्या सही माने में अध्ययन करते हैं। हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट जब जो मानते हैं, हाइड्रोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर हो गया। अब जब हम आते हैं जियोस्फीयर, वहां से हमने रिसोर्स निकाले, बट आते हैं बायोस्फीयर पर। हम सब प्राणी मात्र इस कंपोनेंट के घटक है। इसमें पशु, पक्षी, आदमी सब इसके कंपोनेंट है और इतना बढ़िया नेटवर्किंग है कि सबके इम्पैक्ट एक में है। जैसे अभी ने कहा, मैंने जियोस्फीयर से कोल निकाला, लिथोस्फीयर पे इम्पैक्ट हुआ, हाइड्रोस्फीयर से जल निकाला, जमीन पर इम्पैक्ट है, एटमॉस्फेयर में इम्पैक्ट है, जल पर इम्पैक्ट है, उसका बायोडायवर्सिटी पर इम्पैक्ट है क्योंकि पानी के स्रोत कम हो जाते हैं। यदि मैं बायोडायवर्सिटी में प्लांट की प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्लांट का प्रॉपर कंजर्वेशन और प्लांट का प्रॉपर प्रोपोगेशन नहीं करता, जिसको मैं ऑक्सीजन बनाने की मात्रा से इसको यदि मैं उसका मापन नहीं करता तो मैं फेल हो गया। हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि आपने इतना प्लांटेशन करना ही है। ये कंडीशन सिर्फ एक्ट के हिसाब से नहीं लगती, ये कंडीशन एक्ट के हिसाब से तो बाद में आती है। पहले हमारे हिसाब से देखना, हमने ऑक्सीजन इतना कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन वापस करिए, इतना शेल्टर खा दिया, इतना शेल्टर वापस करिए, इतनी कैनोपी खत्म हुई, इतनी कैनोपी पे का लिया जाए। तो इसकी स्टडी होनी चाहिए। ये सब चीजें साइंस से स्टडी करके, अब साइंस में क्या स्टडी करनी है, इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या स्टडी होनी चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की बात कही है,
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत बाद में आता है। पहले तो हमारी खुद की एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमसे चालू करते। हम लोग जितना उत्सर्जन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, क्यों हम उसको लेते हैं और फेंकते हैं। हम भी तो एक घटक है, जो हम भी इंडस्ट्री बनते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सोसाइटी, ये 3 बड़े पिलर मानते हैं। आज एक चौथा पिलर डालते हैं उसमें, जो गवर्नेंस है। मॉनिटरिंग की बात की सर ने अभी, जस्टिस साहब ने। मॉनिटरिंग के बजाय उसका यदि हम सिंहावलोकन नहीं करें तो उसका हमने अवलोकन क्या किया। तो ये सब चीजें इम्पैक्ट असेसमेंट में कैसी डालनी चाहिए, मैं कार्यकर्ताओं को ये समझाना चाहता हूँ कि दिस डॉक्यूमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन a very strong scientific study which encompasses study of all the environmental components to the best of its referral value in terms of its quality, in terms of its resource quality, in terms of its resource quantity, in terms of its resource availability. उसका बैलेंस होना चाहिए, वाटर बैलेंस, मिनरल बैलेंस। हम लोग साइकिल की बात करते हैं, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब चीजें वहां आनी चाहिए। ये स्टडी करके उसका मापन करके कौन से पैरामीटर को क्षति पहुंच सकती है। बंगाल में जाओ तो आर्सेनिक स्टडी होनी जरूरी है, आंध्रा में जाओ तो फ्लोराइड स्टडी होनी जरूरी है, दिल्ली में आओ तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी होनी जरूरी है। इधर कोई भी स्टेट में हम जाए तो ये सब स्टडी जरूरी। ये सब आधार बनना चाहिए। एक्ट में लिखा ये पैरामीटर करो, ऐसा नहीं है। जिसका अध्ययन होना चाहिए उसके ऊपर फोकस करो। नहीं तो बेसलाइन डेटा मैंने 400 पन्नों का रिपोर्ट बनाया, उसमें से निकाला कुछ नहीं तो कोई फायदा नहीं। आप कोई भी देखिए कि कोई भी रिपोर्ट सिर्फ पूर्ति के लिए बनाई जा रही है कि मुझे इसी मिले, तो वो रिपोर्ट कोई काम की नहीं। रिपोर्ट वो बने जो सिर्फ 25 पन्ने के भी हो, बट उसमें आत्मा हो। उस आत्मा से हम खींच सकते हैं कि क्या इसका निचोड़ बनता है। उसके बाद इम्पैक्ट असेसमेंट क्वांटिफाई करने हैं, उसके लिए टेक्निकल साइंटिफिक मोड है। इसको भी हमने अभी एक बड़ी सरलता से ले रहे कि सर इम्पैक्ट को प्रेडिक्ट कर ले इतना इतना, ऐसा नहीं होता। इसके प्रेडिक्शंस वैलिडेट करो, पुरानी स्टडी बनाओ, उसको कैलिब्रेट करो, उसके बाद बताओ कि क्या हो रहा है। और प्रेडिक्टिव टूल्स भी सभी जगह अवेलेबल नहीं है, तो उसमें स्टडी होनी चाहिए। टाइगर माइग्रेशन पाथ यदि है, एलिफेंट माइग्रेशन पाथ है, तो कहीं लिखा नहीं है, उसको स्टडी करना है आपने, वहां बैठ के देखना है कि क्या हो रहा है, उसका अध्ययन करना है, डेटा बनाना है। अब इसको इम्पैक्ट के बाद फिर आता है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एनी मैनेजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी शुड एम एट रेप्लिकेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, सोसाइटली एक्सेप्टेबल, और सबसे बड़ी जो बात है वो स्केलेबिलिटी। यदि स्केल पर टेक्नोलॉजी नहीं बनती तो कोई फायदा नहीं। तो आपको ये टेक्नोलॉजी देखनी कि क्या इसमें ये सब प्रमाण है, क्या ये आधार है, या उसने कुछ ऐसा खींच के डाल दिया है। हम जब माइनिंग करते तो क्या माइनिंग इक्विपमेंट में हमने सुधार लाया है? जब इंडस्ट्री लगाते तो क्या इंडस्ट्री प्रोसेस में सुधार लाया है? यदि हम पावर प्लांट लगाते तो क्या हमने उसमें सुधार लाया है? मेरा कोल क्या मिनिमाइज हो रहा है, मेरा आयश कंटेंट क्या मैं रिसाइकल कर रहा हूँ? रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर, ये सब चीजें हम बोलते हैं, क्या ये हो रहा है? ये सब उस डॉक्यूमेंट में आना चाहिए। और जब इस डॉक्यूमेंट में आता है तो डॉक्यूमेंट उभर कर आता है। हम तो ये कहते हैं उनको कि आप एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, एक्शनेबल प्लान बना के लाइए। इम्पैक्ट असेसमेंट के आधार पर एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाइए, उसका आधार बताइए कि ये क्यों रखा रहे हैं, उसका एक्शनेबल प्लान बनाइए। एक्शनेबल प्लान के बाद उसका, मुझे सर ने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि उसकी मॉनिटरिंग कहाँ हो रही है। तो पोस्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्लान फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये भी उसमें आना चाहिए। उसकी एक्शंस होनी चाहिए, उसका बजट होना चाहिए, उसकी एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उसके इक्विपमेंट आइडेंटिफाई होने चाहिए। उसमें ये सब चीजें जब आती है तो आप देखिए कि ये कायदे में बांधने वाली स्टडी नहीं है, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की स्टडी है। पर इम्पैक्ट असेसमेंट कायदा बनने के बाद हम लोग इसको कायदा मान के चल रही है। एक इसी लेके आ जा, कंडीशन कुछ भी डाल दे, क्योंकि मालूम है मैंने कंडीशन फॉलो नहीं करी, ये गलत बात है। ये डेवलपर को ही समझना चाहिए कि मेरा दायित्व क्या है, निसर्ग के प्रति मेरी भावना क्या चाहिए। पंचमहाभूतों को हम पूछते हैं, और उसी पंचमहाभूतों की यदि हम उपेक्षा करें तो ये कोई इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। मैं ये मानना हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को, कि आप जब स्टडी को, रिपोर्ट को जब स्टडी करोगे, जब लोगों से बात करोगे, आप उसमें देखिए कि बैलेंस आ रहा है कि नहीं। निसर्ग रक्षिता तो बाद में आएगा, पहले तो हमें एक्ट करने देखना है कि क्या हमारा इक्विलिब्रियम बिगड़ रहा है, क्या हम आगे जा रहे हैं जहाँ रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं, लोगों को आगे रिसोर्स नहीं मिलेगा, इसकी भी बात होनी चाहिए। इसके लिए हमने बहुत पहले एक बार एक स्टडी बनाने की कोशिश की थी, हम दिल्ली में थे,
हमारे एक साथी विजय कुलकर्णी जी भी साथ जुड़े हुए। कैरिंग कैपेसिटी स्टडी, कैरिंग कैपेसिटी का क्या कंसेप्ट था? असेस द सपोर्टिव कैपेसिटी, क्षमता देखो, असेस द एसिमिलेटिव कैपेसिटी। एसिमिलेटिव कैपेसिटी की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट कैन बी लोडेड ऑन टू द रिसेप्टर विदाउट चेंजिंग इज डेजिग्नेटेड यूज। समझिए, इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि गंगा जल में निकाल रहा हूं तो गंगा जल में जब वापस गंगा जल में पानी डालूंगा तो उसका जो पीने का यदि पानी की उसकी क्वालिटी है या उसकी बेदिंग क्वालिटी है, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब मैंने उसको उसकी पूर्व स्थिति में लाकर ही भेजना है। जिसके लिए मुझे इंजीनियरिंग चाहिए, जिसके लिए मुझे इंजीनियरिंग का आधार लेकर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्लान देनी चाहिए और जिसको मैंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेबल, monitorable, verifiable action plan for management followed by strict monitoring only can result into real application of environmental impact assessment study and act if we have to protect the environment। मैं इतना बोल के मैं मेरा प्रबोधन बंद करना चाहूंगा, क्योंकि आगे भी 6 वक्ता है जो अपने को विस्तार से बताएंगे। बट मेरा आपको ये प्रबोधन है कि इसको आप एक सिंपल रिपोर्ट मत मानिए, इसको आप एक ग्रंथ मानिए, इसको आप एक पुराण मानिए जिसको आपको अध्ययन करना है। इसमें विचार क्या आ रहे हैं, विचार को समझिए, लोगों तक ले जाइए। इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, दोनों चलने हैं। उसके साथ विकास के साथ ही पर्यावरण चलेगा। तो ये आप इम्पैक्ट असेसमेंट को एक आधार बना के इसको एक जनव्यापी ऐसा आंदोलन छेड़े कि लोगों को ये समझे कि पर्यावरण को आप कायदे में मत तोलिए, कायदे से हट कर देखिए, ये भगवान है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर जी। सर, एक बेसिक क्वेश्चन है, सबके मन में चल रहा है, एक आम नागरिक को ये के बारे में जानना समझना क्यों जरूरी है? योगिनी बापट जी वेस्ट बंगाल से प्रश्न पूछना। आम आदमी एक मुख्य घटक है हमारा। जैसे मैंने कहा था, जब हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी और लिथोस्फीयर में, वहाँ की जो पब्लिक है, ये हमारे इम्पैक्ट असेसमेंट के रिपोर्ट के एक मुख्य आधार है। काफी जानकारी हमें वहाँ के स्थानिकों से मिलती है। स्थानिक लोगों को वहाँ के रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स के कंजम्पशन पैटर्न के बारे में, रिसोर्स के उपयोग के पैटर्न में जो जानकारी है वो हमारे पास नहीं होती। हम इसको पब्लिक कंसल्टेशन के माध्यम से इम्पैक्ट असेसमेंट में हम लेते हैं। अब ये बात तो अलग है कि इसका अभी एक नाम मात्र उसका निर्देश होता है, बट ये जब इम्पैक्ट असेसमेंट कायदा बना तो इसमें पब्लिक कंसल्टेशन के आधार पर या ये रिपोर्ट की जड़न घड़न होनी चाहिए। इश्यूज रेज्ड बाय पीपल must be addressed in the report through a technology intervention or through corrective or preventive action if required। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि पब्लिक को हमको यहाँ से हटाना ही, ऐसा नहीं है। यदि वहाँ की पब्लिक कुछ स्रोतों के आधार पर वहाँ यदि जी रही है और यदि उस स्रोतों का उनके लिए जो इम्पोर्टेंस है वो उस इम्पोर्टेंस को हम लोग वहाँ कम कर रहे हैं और उसको हम पर्याय नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग उसको विरोध करेंगे। बट उनको यदि पर्याय मिलता है, जो पर्याय उनकी खुद की पीढ़ी और भावी पीढ़ी के लिए आदर्श होती है और उसके बाद वो उनका विकास हो सकता है, वो देश की जन विचारधारा के साथ जुड़ सकते हैं, तो जरूर इसका इम्पोर्ट। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जब कंसल्टेशन करते हैं तो हम नजदीक सभी गाँव में, सभी खेड़ों में मुखिया से सिर्फ बात नहीं करते, तो वहाँ के लोगों से भी बात करते हैं और वो बातचीत का ब्यौरा निकाल कर उसको रिपोर्ट में डालते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में आनी ही चाहिए। यदि पब्लिक के कोई कंसर्न्स है और उसको यदि एड्रेस नहीं किया है तो रिपोर्ट को हम पूरा नहीं मानते, अधूरा मानते हैं। दूसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने क्या करना चाहिए जब कोई भी गतिविधि, डेवलपमेंट एक्टिविटी आपके विभाग में आती है या आपके प्रदेश में यदि उसका विकसित करने की बात होती है, तो उसका आधार क्या है। सबसे पहले आपने ये जानना है कि ये क्यों आ रही है। ये सिर्फ पॉलिटिकल विल है या ये लोगों की डिमांड है। यदि कोई भी चीज यदि लोगों के डिमांड पर यदि वहां आ रही है तो उसका दायरा बदल जाता है, ये आपको देखना है। और यदि पॉलिटिकल विल से यदि वहां आ रही है तो उसका आधार निकालना है
उस आधार में कितने लोग साथ में जुड़े और कितने नहीं है उसका भी अध्ययन होना चाहिए, और जो जुड़े नहीं है उनको क्या पर्याय दे रहे उसका भी अध्ययन इम्पैक्ट असेसमेंट में आना चाहिए। ये यदि नहीं हुआ तो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। सर आपका राय जानना चाहेंगे अनंत नारायण जी का प्रश्न, क्या एनवायरमेंट एक फंडामेंटल राइट होनी चाहिए? सब अभी एनवायरमेंट एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। हम लोग ने आदिवासी मूवमेंट है, हमारी वन मूवमेंट है, हमारी राइट्स ऑफ राइपेरियन राइट्स की बात करते हैं नदी में, तो ये ऑलरेडी बन चुकी है और इसमें इसलिए ये कायदे बनते जा रहे। पहले इसका हमने जिस मात्रा में दोहन कर दिया है स्रोतों का, उस मात्रा से हम लोग जब जा रहे थे तो देश को लगा कि इसको रोकना जरूरी है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटलिस्ट मत बनो। It should be a fundamental right which can be expressed in a right way, which can be in a position to give you a proper solution on both environment and development. यदि विरोध के लिए विरोध है तो गलत है, बट यदि और नीतिमत्ता के लिए विरोध है तो वो भी गलत है, बट यदि इम्पैक्ट के लिए विरोध है तो वो सही है। आप बताएं कि ये कैसा गलत है, तो इसका मतलब है कि वहां पे वो गतिविधि नहीं आनी चाहिए। यदि मेरे 100 गौचर एक लैंड पर गौचर जी रही है और वो गौचर लैंड में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो 100 गौचर की पशुधन का क्या होगा इसका विचार यदि मैं नहीं करता हूँ तो वो विचार वहां पर कोई एक्टिविटी लाने का विचार भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत सारे प्रश्न है सर, आपसे निवेदन रहेगा कार्यक्रम के बाद इन प्रश्नों को आपसे शेयर करेंगे। मैं जुड़ा रहा हूँ जी, आपका आंसर जो भी होंगे फिर हम देंगे। एक आखिरी प्रश्न मैं केरल से मेजर अंबली लाल कृष्ण जी का आपके सामने लाना चाहता हूँ। क्या किसी भी उद्योग परियोजना की EIA रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है? जी, इसको प्रक्रिया ऐसी है कि जब भी ये रिपोर्ट बनती है तो ये रिपोर्ट पब्लिक पोर्टल पर डालकर पब्लिक हियरिंग के लिए ली जाती है, यदि पब्लिक हियरिंग वहाँ एडवाइस है तो। एनवायरमेंट का जो पोर्टल है, NIC पोर्टल जो है, इसको नाम पर्यावरण मंत्रालय ने नाम भी दिया है उस पोर्टल में, परिवेश पोर्टल। परिवेश में आप इसको पढ़ सकते हैं। परिवेश पोर्टल खोल के कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट को पढ़िए, और मैं तो ये कहूँगा कि जितने हमारे कार्यकर्ता है उस विभाग में जो काम करते हैं, उन्होंने ये परिवेश पोर्टल में पढ़कर उसकी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रबोधन करने वाले लोग ही हमें विकास और पर्यावरण दोनों को समन्वय बनाते हुए रास्ता दिखा सकते हैं। और इनकी सोच जो है वो थोड़ी ऊपर वाली सोच होने के कारण इसमें हम सही मानों में अपना निर्णय ले सकते हैं। तो परिवेश पोर्टल में इसको देखा जा सकता है। आप इसका पब्लिक हियरिंग होने के बाद जब फाइनल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, जिसमें पब्लिक कंसर्न्स ऐड करके उसका नियोजन बना के उसके एक्शन देके बनता है, उसको भी परिवेश पोर्टल पर डालते हैं। कोई भी एजेंडा कम से कम 3 हफ्ता पहले कमिटी मीटिंग के पहले लोड होता है, और उसमें ये इम्पैक्ट असेसमेंट डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हैं। और यदि उसमें भी आपको कोई उसमें यदि सुझाव देना चाहते हो तो वो पढ़ के भी आप सुझाव भेज सकते हैं। उसके ऊपर में हमारी कमिटीज भी विचार करती है। ये जो हमारी जो प्रक्रिया है ये पूर्ण व्यापक है, ट्रांसपेरेंट है, जिसमें हर आदमी को उसमें समन्वित होने का पूरा अधिकार है, और तभी हम बोल सकते हैं कि हमने ट्रांसपेरेंट निर्णय लिया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। इसके साथ हम पहला सत्र का समापन करेंगे। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की टोली की तरफ से बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश वाटे जी, आपने समय निकाला, और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी आपने अपना विषय रखा, और गोपाल आर्या जी आपका मार्गदर्शन के लिए। इस सत्र को हम यहाँ पे समापन करते हैं, और अगले सत्र में धीरज कुमार सिंह जी को निवेदन करता हूँ कि स्पीकर्स का इंट्रोडक्शन करें। धीरज जी। म्यूट करना होगा, धीरज जी अनम्यूट करिए। नमस्कार प्रख्यात मेहमानों, प्रतिनिधियों और इस राष्ट्रीय प्रबोधन से जुड़े हुए सभी सम्मानित लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत। मैं आप सभी लोगों से हमारे बीच उपस्थित कुछ विशिष्ट सम्मानित अतिथियों का परिचय देना चाहूँगा।
डॉक्टर आर रमनन जी, जो कि अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक हैं नीति आयोग में, एंड हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन. Atal Innovation Mission is a flagship Government of India initiative responsible for creating a vibrant innovation and entrepreneurship ecosystem across the nation. हमारे बीच डॉक्टर प्रशांत गार्गवा जी हैं, जो सदस्य सचिव केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल. Dr. Gargava has more than 30 years of diverse and eclectic experience in environmental policies, sector-specific statutory requirements and regulations, air quality policy, and urban air quality management. He conceptualized National Clean Air Program, जिसको हम NCAP कहते हैं, for India, and also co-authored the guidance framework for air quality management in Asian cities for Clean Air Asia, CAA. हमारे बीच में डॉक्टर संजय देशमुख जी हैं, जो कि इंडियाज वाइडली एक्नॉलेज एक लाइफ साइंटिस्ट हैं, एकेडमिशियन हैं. Currently, he is working as professor of life sciences in Mumbai University. He served as the 55th and the youngest ever vice chancellor of 163 years old Mumbai University. हमारे बीच श्री A.K. झा जी हैं, जो कि वरिष्ठ निदेशक गुणवत्ता काउंसिल. He is currently associated with Quality Council of India and is handling a scheme called NABET as a senior director. He is closely working towards environment and sustainability by merging the requirements of Environment Ministry and EIA regulation norms for betterment in the EIA fraternity and its associated schemes. हमारे बीच डॉक्टर विजय कुलकर्णी जी हैं. Currently, he is executive vice president with one of the largest real estate company called SP Infra in Mumbai, and is known globally to be an expert in various EIA appraisal committees for industry and infrastructure projects, as also for his compliance role to various EPFI requirements in large-scale highway and solar projects. मैं आप सबका इस प्रबोधन मंच पे हृदय से स्वागत करता हूं. अतः हम सभी लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पर्यावरण सुरक्षा की भी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से लेना होगा. तभी हम देश के राष्ट्रीय मूल्यों की समुचित रूप से सुरक्षा कर सकेंगे. नमस्कार. यह विश्व ज्ञान का हमारा